सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और इस बार मैंने फिर से एक सीरीज शुरू की है क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स जो हैं वो अब आने वाले हैं। तो आप सभी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशंस चाहते होंगे कि आप अप्रोच होनी चाहिए, सब आप काफ़ी ढूंढ रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो बहुत सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज से ही हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप तक जैसे जैसे ये वीडियो पहुँचे तो आप इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। और इसी पर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी जिस पे धीरे धीरे हम वीडियोस ऐड करते जाएंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, देखिए जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं आपको टॉपिक पता चलता है कि सीबीएसई के लिए आखिरकार कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको किस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वो सब फोकस कराऊंगी, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके जो एड ऑन इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इसमें दूंगी। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल के साथ जुड़े रहें इसीलिए। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको लाइक ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आखिरकार किस टॉपिक से, आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक सर्किट का है, जो आप सबने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो सर्किट में आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, इन्हीं से रिलेटेड हम आपको बता दें। अगर आपने नहीं भी बहुत ज़्यादा इस पर जानते हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ, और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा किसी भी सर्किट में चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पूरे सर्किट डायग्राम में जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक ये कि आपको पता है एक बैटरी कनेक्ट की जाती है, उसके पास ईएमएफ होता है कुछ अपना, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक बैटरी के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बैटरी जो है, जो जिसके पास स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, वो कनेक्ट होती है एक्सटर्नल सर्किट से, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कैपिटल आर होता है। अब जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करती है सर्किट में, जिसको हम आई नाम देते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है जो फॉर्मूला है वो इन्हीं सब बेसिस पर है। यानी ई आपके लिए ईएमएफ होगा जो आपको गिवन होगा, आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो कि बैटरी का होगा, करंट आपकी सर्किट में इसकी वजह से फ्लो कर रही होगी, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वो ये फॉर्मूले हैं, या ज़्यादातर यह फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, आई इक्वल टू ई आर प्लस आर, जिसका यूज़ हम करेंगे और अभी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसको जरूर लर्न करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। और ये बाकी मैंने कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है अच्छी तरह से आपको बता दिया है। सो ये फोकस करके जाइएगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक बैटरी जो कि क्या कर रही है, करंट सप्लाई कर रही है 0.9 एम्पियर करंट थ्रू आ 2 ओम रेजिस्टेंस, का मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा है उससे ये 0.9 एम्पियर करंट को सप्लाई कर रही है। एंड 0.3 एम्पियर करंट सप्लाई करती है अगर रेजिस्टेंस हम 7 ओम का लगाते हैं, व्हेन कनेक्टेड 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब पहले एक को लगाते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस को। अभी मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाती हूँ। और आपसे पूछ रहा है कि देखिए बैटरी सेम है, सेम बैटरी को हम 2 ओम रजिस्टर के साथ जब लगाते हैं तब वो 0.9 एम्पियर करंट देता है, और सेम बैटरी को जिसके पास कुछ इंटरनल, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम होगा, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा और उसका ईएमएफ भी सेम होगा। ठीक है, और तब वो 0.3 एम्पियर है। सोल्यूशन पे यहाँ देखिए दो केसेस है यहाँ। पहला वाला जब कह रहा है कि जब ईएमएफ आप लगा रहे हैं, यानी उस बैटरी को जिसको हमने लेट किया है कि वो ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस का आर है, तब बात करें तो वो 2 ओम के साथ जब ये कनेक्ट होती है, जिसको हम कैपिटल आर से बोलते हैं, जब कैपिटल आर 2 ओम है तो सर्किट में करंट 0.9 एम्पियर जा रही है। और जब ईएमएफ, उसी ईएमएफ और आर को हम कनेक्ट करते हैं सर्किट से, जब 7 ओम वाले रजिस्टर वाले सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो 0.3 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक है, अब हमें सब पता है दो केसेस और फॉर्मूला हमको ये लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के हिसाब से करंट क्या है हमारी 0.9 एम्पियर है, यानी कि करंट की जगह पे हमने 0.9 लग दिया, इक्वल टू बैटरी, दोनों जगह ई ही यूज़ की जाएगी ईएमएफ में, क्योंकि एक सेम बैटरी का इस्तेमाल है। ई अपॉन 2 प्लस और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जब 2 ओम है तो 2 प्लस आर किया है, कैपिटल आर की जगह 2 रखा और आर किया। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। सेकेंड केस में वही चीज़ क्या की है, करंट अब की क्या चल रही है, 0.3 एम्पियर चल रही है और ई वही रहेगा, और अब की 7 प्लस आर रेजिस्टेंस सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया है सेकेंड से, अगर आप देखें तो 0.9 अपॉन 0.3 है, और ई अपॉन 2 प्लस आर डिवाइड होते हुए ये ऊपर चला जाएगा 7 प्लस आर अपॉन ई से ई कट जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दिया है और 3 3 9 गया है, 3 इक्वल टू, तो 7 प्लस आर अपॉन 2 प्लस आर हमारे पास बचा है। अब इसको यहाँ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन आप सबको आती है, और ये 1, इसको अपॉन 1 ही समझिए,
और ये इधर जाएगा तो 7 + r ही हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाता है। और आपको पता है 3r से r जाते हैं 2r बचता है, और 7 में 6 इधर जाएगा, माइनस करेगा, 7 - 6 = 1 होगा। तो r = आपका 1/2 यानी कि 0.5 ओम आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो 0.5 ओम ये रहा आपका ऑप्शन, और आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक सर्किट के ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो सेकंड क्वेश्चन इसी में जो लिखा है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r करता है। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर से है आपके। अब देखिए मैग्नेटिज्म चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट से है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, कोई चार्ज यूनिफॉर्म जिसका चार्ज क्यों है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है और वो परपेंडिकुलरली जाता है, तो एक सर्कुलर पाथ को वो क्या करता है, बना लेता है। वो सर्कुलर पाथ वहाँ पर होता है। तो उस सर्कुलर पाथ के लिए, उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए अगर आपको पता हो तो फॉर्मूला रेडियस का जो होता है कि वो आखिरकार जो सर्कुलर पाथ वो चार्ज बना रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी रेडियस क्या है, जिस रेडियस से वो कर रहा है, उसका फॉर्मूला r = m क्या है, चार्ज का मास है, v क्या है, जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा था उस फील्ड के अंदर, q क्या है, चार्ज ही है ऑब्वियस सी बात है, और b वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर कर रहा है वो इंट्रोड्यूस, और रेडियस से। ठीक है, तो इसका तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा टाइम पीरियड भी पूछ सकता है कि क्या टाइम पीरियड है, और फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला भी आप याद करके जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं और इसका सोल्यूशन को करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज उसका q है। पहले जो पार्टिकल था उसका मास m है, चार्ज q है, वो सर्कुलर पाथ रेडियस r वाला कवर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से ही हम समझ गए। ओके, यही क्वेश्चन है। अगर मास और चार्ज 2m है, अगर मास उसका क्या हो जाए 2m हो जाए और चार्ज क्या हो जाए q/2 हो जाए रिस्पेक्टिवली, तब रेडियस उसकी पाथ की क्या होगी। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है कि हम चार्ज को सेम माने कि चार्ज का मास वही है, जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो सेम रहेगी। ठीक है, जब उन्होंने क्वेश्चन में कही भी ना, देखिए पहले का केस क्या था कि उसका चार्ज q था, मास m था, और जो रेडियस वो कर रहा था वो r थी, जिस सर्कुलर जो पाथ था उसका रेडियस जो था, तो वो r = mv/qb से हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब कह रहा है अगर गिवन मास 2m हो जाए और चार्ज उसका q/2 हो जाए, यानी कि उसने ये तो नहीं कहा कि वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन, जैसे आ रहा है उसी वेलोसिटी से है, पर उसका मास 2m हो जाए और चार्ज q/2 हो जाए, तो अब वो किसी r' रेडियस को ले लेगा। पहले अगर r थी तो अब हम मान लें कि r' रेडियस को ले लेगा। तो यही फॉर्मूले में हम मास की जगह 2m कर देंगे, वेलोसिटी वही रखेंगे, और चार्ज की जगह वो q/2 हो गया, फील्ड तो सेम है जिसमें आ रहा है। तो r' का फॉर्मूला हमारे पास ये 2 ऊपर जाएगा और ये 4 टाइम हो जाएगा, 4mv/qb। अब mv/qb आप इक्वेशन 1 से जानते हैं कि इसको हम कैपिटल R रख सकते हैं, यानी r' जो है वो 4 टाइम रेडियस की हो जाएगा, और 4 टाइम r जो है वो आपके ऑप्शन में कहाँ है, 4r, तो वो आपका ऑप्शन जो है वो D है, इसलिए आपका ऑप्शन D हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज दैट ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसमें से कौन सा मटेरियल जो पैरामैग्नेटिक है। आप देखिए आपको फेरो, डाया, पैरा ये आपके कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से मटेरियल पैरा में आते हैं, कौन से डाया में और कौन से फेरो में आते हैं। ये मुझे अच्छा मिल गया था गूगल पे, तो मैंने इसी को छाप दिया है। ठीक है, सो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप देख लीजिए। देखिए डाया के लिए आपको इतने मटेरियल याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और पैरा के लिए आप याद कर लो और फेरो के लिए याद कर लो। देखिए सब कुछ याद करना तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपको इतने मटेरियल्स याद हैं तो आप अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको पता है कि कॉपर, ठीक है, और एल्युमिनियम, यानी कि इसमें कोई ना कोई है। देखिए निकिल और कोबाल्ट एक ऐसी चीज़ है सबको पता है कि ये फेरो की कैटेगरी में आते हैं। निकिल और कोबाल्ट इसमें से एक भी है तो वो पेयर पैरामैग्नेटिक नहीं है। यहाँ देखिए फेरो में चाहे निकिल हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे आयरन, ये आपको कहीं भी दिख जाते हैं, बहुत ही फेमस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये तो आउट हो जाता है पहले ही हमारे क्वेश्चन से, यानी कि ये आउट हो चुका है। ठीक है, जहाँ आयरन आ जाता है वो भी फेरो में आ गया, तो यानी कि एक पेयर भी अगर नहीं है तो आंसर नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कॉपर या एल्युमिनियम या सोडियम या कैल्शियम, ए या बी। ठीक है, तो अब देखिए कॉपर डाया मैग्नेटिक में आता है। अगर आपको याद है कि कॉपर डाया में आता है तो बिल्कुल ये पेयर भी आपका आउट हो जाता है। ठीक है, कॉपर अगर डाया में आता है तो ये मटेरियल भी आउट हो जाता है, क्योंकि ये तो डाया है तो ये पेयर पैरा नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाता है, सोडियम एंड कैल्शियम। इसमें सोडियम आप सभी को पता है कि ये पैरा की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सोडियम जो है वो सभी को पता है पैरा की कैटेगरी में आते हैं, पैरामैग्नेटिक मटीरियल है, इसलिए आपका आंसर क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम। तो आपसे ये भी याद रखना है कि एग्जाम में पूछा गया तो कैल्शियम भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो सोडियम एंड कैल्शियम इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि गैल्वेनोमीटर से। देखिए गैल्वेनोमीटर से भी पक्का पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को मैं कोशिश करूँगी कि समझा दूँ अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी होती है, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर, अब देखिए कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर होता है और एक गैल्वेनोमीटर का एमीटर में होता है। सो हम यहाँ पर आज वोल्ट मीटर पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि पेपर में आया था। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि देखिए ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये वोल्ट मीटर होता है, यानी कि ये हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, ये गैल्वेनोमीटर होता है और हम यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हम वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं, तो बाय कनेक्टिंग रजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर, सीरीज का मतलब है उसके साथ ही लगा देते हैं, बिल्कुल पैरेलल नहीं लगाते, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस आर के साथ लगा देते हैं तो ये हमारा बन के वोल्ट मीटर तैयार हो जाता है। अब इसको लगाते क्योंकि हमें पता है वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर जो बाहर ही दिख रहा है ये हमारा सर्किट बाहर है जिससे पैरेलली हमने अपना क्या लगाया हुआ है, एक मिनट, जिससे पैरेलली हमने क्या लगाया हुआ है, अपना वोल्ट मीटर, यानी कि ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्ट को नापना। तो जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ से करंट क्या जाती है, IG जाती है। IG कहाँ जाती है, करंट इस वाले पोर्शन पे IG जाती है, ठीक है। तो जो G से रिप्रेजेंट होता है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, ये जो R से रिप्रेजेंट होता है ये रेजिस्टेंस किसका होता है, जो हमने लगाया है, हाई रेजिस्टेंस। ज़्यादातर सवाल पूछते हैं कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं कि ये वाला वोल्ट नाप पाए, ठीक है। तो ये वो सर्किट वाला वोल्ट है, ठीक है। तो इस V के लिए क्वेश्चन आएगा ही आपका कि 0 से 2 वोल्ट तक नापता है, 0 से 8 वोल्ट तक। तो जो जहाँ तक नापता है 0 से 2 वोल्ट वो आपका V हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है। IG जो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है उसकी बात हो रही है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और R वो रेजिस्टेंस है जो हम लगाते हैं इसको चेंज करने में, कन्वर्ट करने में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हर हाल में, नहीं भी पता है तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको रट लेना, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे और अच्छी तरह समझते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कह रहा है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दे रहा है, यानी कि G की वैल्यू दी आपको, ठीक है। किसकी वैल्यू दी है, G की वैल्यू दी है कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है और रेंज क्या होती है इसकी 0 से 2 वोल्ट, यानी कि जो V की वैल्यू है वो 2 वोल्ट है, जब 0 से 2 हो यानी जो हाई है वही वाली रखते हैं। और इसको बनाया वोल्ट मीटर कैसे जाता है, जब रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं 1 किलो ओम का, यानी कि जब रजिस्टर 1 किलो ओम का है तब ऐसा काम होता है। अगर इफ़ इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, अगर हमें इसको 0 से 10 वोल्ट, यानी अगर V है तो हम 10 वोल्ट ले तो कौन सा रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, यानी R हमारा क्या होगा, ठीक है। R हमारा क्या होगा, ठीक। तो आइए इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ 2 केस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने फॉर्मूला हमने कहा है IG इक्वल टू V प्लस R है, ठीक है, G प्लस R। अब देखिए पहला केस जो है जब ये कह रहा है कि V 2 वोल्ट है, यानी कि 0 से 2 वोल्ट कहा था, जब V 2 वोल्ट है, G देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वही रहेगा फर्स्ट केस में चाहे सेकंड केस में। तो पहले 50 था और जो R है वो 1 किलो ओम था, ठीक है। रेजिस्टेंस जब हमने 1 किलो ओम लगाया था तब के लिए ये बात है। तो हमने IG इससे निकालेंगे क्योंकि देखिए करंट क्या गैल्वेनोमीटर में जा रही है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगले केस में हमें V पता है, ठीक है, G पता है, पर R और IG दोनों नहीं पता होंगे अगले केस में। तो IG को इस वाले केस से निकालेंगे और सेकंड केस में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर करंट उतनी ही लेगा, ठीक। तो इस वाले से IG की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिए ऊपर रखा है 2 वोल्ट जो कि V की वैल्यू है, इस V की वैल्यू है फर्स्ट केस के लिए। G 85 रहेगा जो कि यहाँ पर लिख दिया है मैंने, और जो R है वो 1 किलो यानी कि 1000 ओम है तो उसको 1000 कर दिया है। तो IG की वैल्यू 2/1050 हो गई है, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस के लिए हमें जो अब रिक्वायरमेंट है कि कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं, उसको हमने R डैश कर दिया R की जगह पर, ताकि हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाएँ। अब की V वोल्ट हमने 0 से 10 क्योंकि कहा है रेंज के लिए ही हमें पता करना है कि क्या होगा। तो अब की क्या है कि ये 0 से 10 यानी कि V 10 चाहिए, ठीक है। G जो है वो 50 ही रहेगा, गैल्वेनोमीटर सेम है, और R डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन सेम वैल्यू जो हम रखेंगे I इक्वल टू V अपॉन G प्लस R, G प्लस वो R डैश कर देंगे क्योंकि R डैश हमें रिक्वायर्ड है लगाना। IG की वैल्यू हम नीचे कर दे रहे हैं और ये इधर से मल्टीप्लाई होके 50 IG और 50 R प्लस R डैश उधर चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक। मैं थोड़ा और रब करके दिखा देती हूँ, ठीक। फिर क्या है कि 50 प्लस R डैश और IG की वैल्यू हमने 2 अपॉन और 1050 ऊपर चला जाएगा, 2 5 10 कटेगा, 5 से जैसे ही करेंगे तो 5250 आ जाएगा, और ये 50 प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगा, तो 5200 ओम है। क्योंकि ऑप्शन में किलो ओम है तो इसको हम कह सकते हैं 5.2 किलो ओम भी। तो ऑप्शन जो है हमारा C जो है वो दिख रहा होगा आपको 5.2 किलो ओम, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, क्यों है वो भी आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको यानी एमीटर और गैल्वेनोमीटर वाले कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करें तो अगला आता है EM वेव से क्वेश्चन, ठीक है।
द दो कॉइल्स हैं जो प्लेस्ड है नियर ईच अदर व्हेन द करंट इन वन कॉइल इज चेंज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड एंड ईएमएफ ऑफ ये जो भी है 2 मिली वोल्ट इंड्यूस्ड होता है। देखिए ईएमएफ से जो क्वेश्चन आता है म्यूचुअल इंडक्शन से आया हुआ है इसमें, और म्यूचुअल इंडक्शन में आप सबको पता है कि जो फॉर्मूला है वो या तो ये वाला इस्तेमाल होता है या ये वाला, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको देखने हैं कौन सी क्या रिफर करते हैं। तो हमें पता है एक कॉइल में जब हम क्या करते हैं, करंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होता है, या नंबर ऑफ टर्न्स में एरिया चेंज करते हैं तब फ्लक्स चेंज होता है। हालांकि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन में हम करंट चेंज कर इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंड वाली कॉइल में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन उसका क्या होगा, उसके वैल्यू होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस जो होता है यहाँ पे साइन बताता है कि अपोज करता है, वो आपको लेंगे एम इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो फॉर्मूला जो है आप देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है दो कॉइल एक दूसरे के पास प्लेस कर दी गई है। पहली वाली कॉइल में जो करंट में जो चेंज हो रहा है वो 5 एम्पियर पर सेकेंड हो रहा है, और ईएमएफ यानी ई की वैल्यू आपको 2 मिली वोल्ट दी है, और एम्पियर जो 5 एम्पियर पर सेकेंड है, आप यूनिट से ही पता चल सकते हैं कि डी आई बाई डी टी की आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, आपसे पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए दो कॉइल्स के लिए आपको फॉर्मूला भी मैंने दिखाया, इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। डी आई बाई डी टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 एम्पियर दी हुई है। ई जो आपको 2 मिली वोल्ट है, वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। एम निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में हमने डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू 2 मिली वोल्ट रखिए, 2 इंटू 10⁻³ इस वाले पर आ जाइएगा, ठीक है। एम इंटू माइनस हमने नहीं करा क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, और डी आई बाई डी टी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो 5 है, ठीक है। तो 2/5 इंटू 10⁻³ 5 को हम यहाँ लेके गए, ठीक। और 2/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, 0.4 आएगा, और 0.4 के साथ 10⁻³ है तो उसको मिली हेनरी, क्योंकि यूनिट हेनरी होती है म्यूचुअल इंडक्शन हो चाहे वो अपना सेल्फ इंडक्टेंस हो, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आपको उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 0.4 मिली हेनरी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज टू प्योरीफाई वाटर। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पानी को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको अच्छी तरीके से यूजेस पता होने चाहिए, तो आप ये लर्न करके जाएंगे, खासकर इसकी वेवलेंथ वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन सी क्या क्या रेंज रखती है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये देख रहे हैं कि आपको ये दिख रहा होगा, ये अच्छा मुझे दिख गया, तो मैंने कहा कि इसको आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए रेडियो वेव्स किस लिए होती हैं, तो ब्रॉडकास्ट रेडियो टेलीविजन के लिए इस्तेमाल होती है। माइक्रोवेव आपको सभी को पता है कि कुकिंग, रडार, टेलीफोन, अदर सिग्नल्स में माइक्रोवेव इस्तेमाल होती हैं। इंफ्रारेड की बात करें तो ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर्स, रेडिएटर्स, ठीक है। विजिबल लाइट आपको एबिली करती है, आप सब देख सकते हो इसलिए, ठीक है। अल्ट्रावायलेट की बात करें तो स्किन में एब्जॉर्ब करती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है। एक्सरे आप सभी को पता है बॉडी को इनसाइड हड्डी वड्डी सब देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेडिसिन और कैंसर के लिए गामा रेस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखिए तो कहीं पर भी प्योरीफाई वाटर का नहीं है। तो ये क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर है क्या। आपको ध्यान रखना है कि अल्ट्रा वायलेट रेज आंसर है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, ताकि वो किल करती हैं जम्स वगैरह। तो अल्ट्रा वायलेट रेज आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो ऐड ऑन कर लीजिएगा अल्ट्रा वायलेट रेज में। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, तो मैं आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। और जो अगर आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, आपके सीबीएसई में क्वेश्चन से आपको कुछ टॉपिक समझना है, तो आपको कमेंट में कर दीजिए, मैं वो आपको कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।